हाय फ्रेंड्स, एडुमिनिस पे आप सबका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ क्लास 6 से 12 और ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या? संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान होता है किसी भी देश के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बने होते हैं, जिसको लोगों को फॉलो करने होते हैं, वहाँ के पीपल को, चाहे वो एज अ पब्लिक हो या फिर लीडर हो। तो जो भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में, स्टेट को ऐसे नहीं लेना है कि कोई राज्य, नहीं, स्टेट को आपको एज ए कंट्री फॉर्म करना है। जैसे मैं बोलूँ नेपाली स्टेट, तो आपको समझना है नेपाल की कंट्री। इंडियन स्टेट मीन्स इंडिया एज ए कंट्री, होल कंट्री। तो क्या होता है, सपोज़ करिए आप एक फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें क्या है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या कि मतलब गोलकीपर को छोड़ के यदि कोई भी प्लेयर यदि हाथ से बॉल को क्या होता है, पिक करता है और फेंकता है, तो वो क्या हुआ, वो रूल को वायलेट करता है। आपको मतलब फुट प्लस बॉल, बॉल को क्या करना है, फुट से मारना है, पैर से मारना है, और आपने क्या किया, हाथ से उठाया और उसको फेंक दिया। तो फिर आपने क्या किया, आपने रूल को वायलेट किया। तो ये फुटबॉल का जो गेम है उसमें रूल बना हुआ है कि भाई उसको हाथ से नहीं आपको मतलब लेना है, पिक करना, फेंकना है। तो आपने अगर रूल वायलेट किया, मतलब क्या, ये फुटबॉल का रूल है, ये एक गेम है और गेम का रूल क्लियर डिफाइन किया हुआ है। वैसे ही क्या होता है, वेरियस गेम्स जो होते हैं, हर एक गेम्स का रूल डिफाइंड है। वैसे ही क्या होता है, किसी भी कंट्री में क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वहाँ के सिटीजन को एज वेल एज लीडर्स को क्या करने हैं, फॉलो करने होते हैं। वो हमारा कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में भी होता है और अनरिटन फॉर्म में भी होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म डॉक्यूमेंट है। आप ये देखिए, ये आप एक जो बुक देख रहे हैं वही आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, आपको सारे सेट ऑफ रूल्स जो है वो रिटन फॉर्म में है। और एक्चुअली अगर बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंड भी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ख़त्म। अगर आप अपने संविधान को जितनी अच्छे से, जितनी बारीकी से समझ पाते हैं, आप इंडियन पॉलिटी को उतनी ही गहराई से समझ पाइएगा। तो अब बात करते हैं कि रिटन और अनरिटन की। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वो मेजरली अनरिटन डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसलिए कि वो रिटन नहीं है, रिटन है लेकिन किसी भी कोड में वो डिफाइन नहीं हो पाया है, कभी भी वो फुल्ली जो उसको होते हैं ना सेट ऑफ कंडक्ट्स में नहीं हो पाया। तो वो क्या है कि एक लार्जली क्या करता है कि अनरिटन डॉक्यूमेंट है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, बहुत ही मतलब लंबा है, आप ये कह सकते हैं। चूँकि भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए आपको एक ऐसा संविधान बनाना था जो आपके देश को एक गवर्नेंस तो दे, बेहतर गवर्नेंस दे, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी दे। आपको पता है कि कोई भी कंट्री जो होती है वो या तो मोनार्की हो सकती है, या डेमोक्रेसी हो सकती है, या तो ऑटोक्रेसी हो सकती है। मतलब मोनार्की मतलब किंग जो होता है वो क्या करता है, वो रूल करता है, उसको कहते हैं मोनार्की। जैसे नेपाल क्या था, 2006 से पहले एक मोनार्की थी। वही बात करें अगर ऑटोक्रेसी की, तो ऑटोक्रेसी मतलब होता है किसी एक का रूल, ज़रूरी नहीं है कि वो किंग हो, कोई भी पर्सन है। जैसे हिटलर था, तो हिटलर क्या था, एक तानाशाह के रूप में उभरा था जर्मन में, तो वो क्या था, वो एक ऑटोक्रेट था। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जनता के द्वारा यदि कोई शासन होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई व्यक्ति आएगा फिर बोलेगा कि भाई ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि सारे व्यक्तियों ने एक बार क्या किया कि कुछ सेट ऑफ रूल्स फ्रेम कर दिए कि भाई ये हमारा रूल है, आप इसमें कंट्री को सब लोगों फॉलो करो, ये नियम मतलब चलेगा। अब ऐसा भी नहीं होता कि ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये इसमें चेंजिंग भी संभव है। तभी तो अमेंडमेंट्स आते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स क्यों आते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें रूल्स चेंज होते हैं। अब बात करते हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यदि संविधान बनने की प्रक्रिया को जानना है ना, तो आप राज्यसभा की एक सीरीज़ देखना, संविधान कर एक सीरीज़ है जिसमें बताया गया है। आप
दिसंबर 1946 से जब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और फाइनली 26 नवंबर 1949 तक जब इसे पारित किया गया या अंगीकृत किया, अब वो पूरी प्रक्रिया को उसमें बहुत ही बेखूब मतलब बहुत ही अच्छे से उसको डिफ़ाइन किया गया, समझाया गया है। एक एक कलाकार उसमें उम्दा है, आप जाके देखिए। 10 एपिसोड्स हैं उसमें, आप 10 एपिसोड्स को बहुत अच्छे से देखिए। अब बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना या बनाना इतना मुश्किल क्यों था, क्यों था इतना ज़रूरी और क्यों था इतना मुश्किल। तो 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध आपको याद होगा। इसमें क्या था कि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। व्यापार करने आए थे लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। उससे क्या हुआ कि वो इंडिया को गुलाम कर गए। अब बताइए 1947 में जैसे गुलामी से आज़ादी मिली तो लगभग 200 सालों की गुलामी थी। गुलामी का मतलब क्या कि हम रह तो अपने देश में रहे थे और रूल्स फॉलो कर रहे थे ब्रिटेन की। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे घर में ही आके हम पे ही राज कर रहे थे और हमें बता रहे थे भाई ये करो वो करो। तो आप समझो कि कोई दूसरे घर से आया हुआ अपने घर के व्यक्ति को क्या वो इम्पोर्टेंस देगा? नहीं देगा ना। वो अपने रूल्स को इम्पोर्टेंस देते थे, वो अपने रूल्स फॉलो कराते थे अपनों को। अच्छा, और इंडियंस को क्या कहते थे? इन्फीरियर समझते थे। मतलब यदि कोई रूल बनाना होता था तो वो वाइट्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे। वाइट्स क्या थे? रूल फ्रेम करते थे। और ब्लैक्स, जैसे इंडियंस को कहा जाता था, ब्लैक्स क्या कहलाते थे? दे आर सपोज टू फॉलो द रूल, कि भाई ये रूल है तुम्हें फॉलो करना है। तो मतलब हम अपने रहे कंट्री में और फॉलो कर रहे हैं दूसरे का रूल। तो ये चीज़ें ना हो। और इसके लिए क्या हुआ कि जब आज़ादी मिली 1947 में, तब से लेकर 1949 आप समझिए कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 इसीलिए तो मनाते हैं ना जब आज़ादी मिली। और 26 जनवरी 1950 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस दिन लागू हुआ। आप समझिए इम्पोर्टेंस कितनी है सेट ऑफ रूल्स की, सेट ऑफ योर रूल्स फॉर द फॉलो। तो जैसे क्या हुआ कि दिसंबर 1946 की बात की जाए, दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का मतलब है कि हमारे देश के संविधान को बनाने की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर 1946 से चालू हो गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली जो थी वो पहली आपकी बैठक हुई। और 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर वो मेन इम्पॉर्टेंट डे है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका थी, जो प्रस्तावना था, उसको क्या किया उन्होंने उस संविधान सभा में पब्लिश किया, मतलब दिखाया। अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग क्या एग्जैक्टली कहें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस करके आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 years 11 months and 18 days। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए ये समझिए कि 22 पार्ट्स होते हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। मतलब समझ गए, आपका कोई अगर किताब है, ठीक है, तो किताब में क्या होगा कि कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स के साथ साथ उसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे ना, और फिर कुछ उसके लास्ट में क्या होगा, इंडेक्सेस होंगे। गॉट इट? तो आपका जैसे ये बुक हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इस बुक को क्या है 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 22 चैप्टर्स हैं। आप ऐसे समझिए, यदि फर्स्ट चैप्टर आपका यूनियन है, सेकंड आपका सिटीजनशिप है, थर्ड आपका फंडामेंटल राइट्स है, एज ऑन करके 22 आपके चैप्टर्स हैं, तो आप उसको 22 पार्ट समझिए। ठीक है, 395 आर्टिकल्स क्या है, जैसे चैप्टर वाइज में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, एग्जर्ट किया जाता है कि भाई 52nd आर्टिकल्स में ये है, 14 आर्टिकल्स में ये है, मतलब ये सेट ऑफ रूल्स हैं और जो चैप्टर वाइज आपको डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे जब क्या हुआ, संविधान आपको लागू हुआ। और 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स मतलब इंडेक्सेस, जैसे दिया है कि
आवर कंट्री हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो क्या हो गया कि बुक के एंड में क्या है, इंडेक्सेस हैं, मतलब 28 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो भाई नंबरिंग 1 2 3 4 करके सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो वो क्या है, वो बुक के एंड में है, तो वो आपका शेड्यूल कहलाता है। अब देखिए कि जब संविधान लागू हुआ तब तो ये सिनेरियो था, लेकिन 8 शेड्यूल से क्या है, अभी जो है वो 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। और 395 आर्टिकल्स लगभग 450 हो गए हैं। हालांकि ये नंबरिंग नहीं चेंज हुआ है, इसमें ABCDE करके पॉइंट्स चेंज होते गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 450 इसमें आर्टिकल्स हैं। और क्या है, 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स अभी भी हैं और शुरू में भी थे और अभी भी थे। तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स पहले थे, जो अब क्या हो चुके हैं, वो आपके 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। और इसको बनाने में कितना लगा है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़। और शुरुआत कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की, तो दिसंबर 1946। आई रिपीट कि आप राज्यसभा की संविधान सीरीज़ देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही मज़ा भी आएगा। अब देखिए, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रूल्स चाहिए। सेट ऑफ रूल्स क्यों चाहिए कि जो भी पर्सन है वो अपने पावर को मिसयूज़ ना कर सके। मानिए, सपोज़ करिए कि आप एक कंट्री में हैं, आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो आप तो मतलब हर एक चीज़ों को नहीं देख सकते ना। आपने चीज़ों को बनाया, आपने अपने लीडर को क्या किया, इलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं लेजिस्लेचर में, वो सेट ऑफ रूल्स जो बने हुए हैं उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक लीडर्स को इलेक्ट किया। तो जब लीडर को हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई लीडर अपना पावर मिसयूज़ नहीं कर सकता है? करता है ना, ऑब्वियस से करता है। लेकिन इन सब के लिए इसीलिए तो बना ना कि सेट ऑफ रूल्स बने हैं कि कोई भी अपने पावर को मिसयूज़ ना कर सके। और दूसरी चीज़ कि हम अपने कंट्री को कैसा एज वेल देखना चाहते हैं, मोनार्की देखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, सोशलिज़म की तरह देखना चाहते हैं, ऑटोक्रेट्स किस तरह से देखना चाहते हैं। कुछ आइडियल्स हैं कि कैसे कंट्री को चलाया जाए, या इस तरह से। जैसे हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में क्या था कि 2006 से पहले क्या था कि मोनार्की थी। मोनार्की मतलब किंग रूल करते थे, बट 2006 के बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेसी आई, वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिर वहाँ पे लोगों के द्वारा वहाँ का शासन चलाया जाने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी कंट्री में जैसे माइनॉरिटी या मेजॉरिटी होता ही है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे क्या है कि माइनॉरिटीज़ को भी सेफ गार्डिंग मिलती है। इट मीन्स कि यदि आप इंडिया की बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैनिज़म्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी लेवल पे हैं। तो वो क्या है कि वो एक तरह से खुद को मेन जो सोसाइटी का वो है रूल्स है इंडिया का, उसमें खुद को पिछड़ा हुआ ना समझे, खुद को बैकवर्ड ना समझे। माइनॉरिटी का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको एक तरह से सर्व हो सके और वो अपने आप को एक्सक्लूडेड ना समझ सके, ठीक है। दूसरा होता है मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, मतलब कुछ कम्युनिटी का डोमिनेंट ना हो जाए, डोमिनेंस ना हो जाए। एक कम्युनिटी चाहे वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, वो समझिए कि अदर कम्युनिटी पे हावी है, तो वो चीज़ें भी ना हो सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्स। सेव्स अस आवर सेल्स का मतलब क्या है कि जो भी डोमिनेंस होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा आके बाहर से करता है। ब्रिटिश तो अब ख़त्म हो गए ना, इंडियंस ही हैं अब, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इंडियंस ही अपने आप को एक दूसरे पे डोमिनेंस करते हैं, तो वो सब चीज़ों से बचा जा सके। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ टू विम्स टू चेंज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यदि रिटन फॉर्म में है तो जनरली उसको इतना तो ईजी नहीं होता है चेंज करना, भाई कि ये सेट ऑफ रूल है आप उसको एकदम से तुरंत से चेंज कर दिए, नहीं ना, उसमें समय लगता है और उसका एक प्रॉपर वे है। उस प्रॉपर वे को समझने के लिए आपको पूरा एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब समझते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, मतलब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फ़ीचर्स क्या क्या हैं। जब मैंने बताया, जब संविधान सभा जब बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लगती थी, तो उसमें क्या थे कि
इंडिया जो था वो 200 लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। तो लीडर्स क्या थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बने जो स्ट्रॉन्ग हो, जो क्या हो आपको और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या हो, कैपेबल हो। इज़ इट राइट। अब क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, ग्रुप ऑफ 300 पीपल थे। एक्चुअली जब 1946 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस टाइम क्या था कि 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 389 में कुछ देसी रियासत थे, कुछ आपके कमिश्नरी थे, कुछ आपके ब्रिटिश प्रांत के थे। लेकिन जब 1947 में क्या हुआ, सॉरी ये 1946 होगा, 1946 में जब दिसंबर 1946 में बनी, उस समय 389 मेंबर्स थे। वहीं जब 1947 में क्या हुआ, जैसे 14 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 299 मेंबर्स बच गए इंडिया में, बाकी चले गए पाकिस्तान में। तो यही हुआ कि 300 के अराउंड मेंबर्स थे, वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने मीट पीरियोडिकली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, लगभग मैंने बताया था लगभग 3 साल वो मिले, तब जाके हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब इसके वेटेज को जब आप समझिएगा ना, जब आप राज्यसभा का वो सीरीज़ देखिएगा। ठीक है, तो कई सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस कैसे, जैसे इंडिया क्या है, वो बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कैसे कि बहुत सारी कल्चर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, डिस्टिंक्ट प्लेसेस हैं। तो उनका क्या करना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इज़न्ट सो, मतलब आप डाइवर्स तो हो, लेकिन उसमें भी क्या है कि मेंटेनिंग आपको नेशनल यूनिटी को भी मेंटेन करना है और डाइवर्सिटी को भी देखना है। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो देश को की अर्थव्यवस्था को मतलब पूरा ही बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, तो हमें सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करना था, रिप्रेजेंटेशन का भी देखना था कि हर एक कम्युनिटी से लोग रिप्रेजेंट हो, जैसे सिखिज़म से, हिंदुइज़म से, मुस्लिम से, सबसे। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो कम्युनिटी है वो डोमिनेंस करे, नहीं। और भी चैलेंजेस थे, जैसे वही कि स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपका क्रिएट हो सके। अब बात करते हैं फेडरलिज्म्स की। फेडरलिज्म क्या है कि ये एक की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। संघवाद मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में सिर्फ वन स्टेज ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कभी भी एक लेवल नहीं होगा। यदि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पर भी होगा। अब तो पता है आपको कि टीयर 3 भी लेवल गवर्नमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज क्लास 6 में हम लोगों ने देखा था। तो पंचायती राज क्या है, आपका 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ क्या है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और लास्टली क्या है आपका सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है। तो हम लोग पंचायती राज और स्टेट लेवल तो समझ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग इस चैप्टर में और भी आगे देखने जा रहे हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब यही है कि आपके स्टेट में लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी। अब आप ये थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है कि जो लिस्टेज हैं, मैंने बताया ना कि जैसे आपके शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें आपको क्या है कि एक शेड्यूल्स ऐसा है जो हमारा 7th शेड्यूल है। ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या है, अलग अलग लिस्टिंग की गई है। कंटेंट्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टीयर, मतलब 3 टाइप की लिस्टिंग की गई है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब ये हो गया, अगर सेंट्रल लिस्ट है, ये आपका स्टेट लिस्ट है, और ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट मतलब वो है जो जितने भी टॉपिक्स हैं जिस पे जो रूल्स हैं वो सेंट्रल लेवल पे बनते हैं। ठीक है, वही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे रूल क्या होते हैं वो स्टेट लेवल पे बनते हैं, और वही कुछ लिस्टिंग ऐसी है जहाँ कॉन्करेंट है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके बनाए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इन तीनों में नहीं आ सकते हैं, वो रेजिडुअरी जो पावर्स है वो आपके पास फिर सेंट्रल लेवल पे चली जाती है। तो आप समझिए कि सब्जेक्ट्स अगर 97 थे, पहले क्या था कि सेंट्रल लिस्ट में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिस पे रूल सेंट्रल लेवल बनाता था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ है, अब 100 हो चुका है।
और वहीं स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो 66 सब्जेक्ट्स थे जो घट के कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, वो अब बढ़ते बढ़ते 52 हो गए हैं। ठीक है, तो ये लिस्टिंग की बात हुई है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में कितने हैं, पहले कितने थे अब कितने हैं। तो आप याद कर लो, 97 से 100 हुए, इसमें 66 से 61 हुए, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हुए, 47 से 52 हुए। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है कि टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो फॉर्म है वो फेडरलिज्म है, संघवाद है, सेंटर भी है और स्टेट भी है। ओके, अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक तरह से कहें तो नॉमिनल फॉर्म होते हैं। जो मेन आपका होता है हेड वो कहलाते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप इसके बारे में और आगे ज़्यादा जानेंगे। पिछले मैंने और भी इस चैप्टर को बताया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे आपके एमपीज इलेक्ट होते हैं। इसमें आप इतना जानिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल होते हैं और पीएम जो होते हैं आपके वो मेन होते हैं, मेन आपके लीडर होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मैंने पहले भी बताया था। इसमें भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी पीपल प्लस 18 ईयर्स के हैं आपके इंडिया के, वो आपको जो भी हैं वोटिंग, दे आर हैविंग द राइट टू वोट। इसमें क्या होता है, कोई कास्ट नहीं देखा जाता, कोई क्लास नहीं देखा जाता, कोई जेंडर हायरार्की नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो भी नहीं देखा जाता। यदि आप प्लस 18 हो तो आप वोट दे सकते हो। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे फीचर है, हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी के। वैसे तो 4 पिलर माने जाते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए कि पहला है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव्स और तीसरा आपका है जुडिशरी। 4th पिलर आपको माना गया है मीडिया को। लेजिस्लेचर वो मैंने बताया था पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में, जहाँ विधि बनती है लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे क्या था आपका विधानसभा, विधान परिषद। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो रूल्स बन गए लेजिस्लेचर में, अब उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स। जुडिशरी मतलब पहले तो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यदि वहाँ नहीं उसका रिजॉल्व हुआ तो फिर हाई कोर्ट में, फिर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे चेक करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कोई लेजिस्लेचर है, कोई ऐसा रूल बना लेता है जो पब्लिक के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कहाँ हो सकता है, जुडिशरी में। यदि एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर को सही से एग्जर्ट नहीं कर सकता है तो फिर वो क्या होता है, वो भी जुडिशरी के अंडर में आ जाता है। जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं चेक किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं जो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती हैं और एक दूसरे को अपने जो पावर्स हैं वो उसको मिसयूज़ नहीं करने देती। तो ये रहा हम लोगों का पार्ट 1। पार्ट 2 में और हम देखेंगे जिसमें इसका 4th फीचर है वो फंडामेंटल राइट्स है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली लेना चाहती हूँ लेक्चर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये कवर होगा पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।